नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट ट्यूब के यूट्यूब चैनल पर। अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 में। हम शुरुआत करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं जिसकी ज़रूरत हमें इस चैप्टर में पढ़ने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये परिमेय संख्या है। इसी के ऊपर पूरा चैप्टर आधारित है। तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में कैसे देखना दोस्तों, जैसे हमने 3/5 लिखे, 4/-3 लिखे और 2/4 लिखे, कुछ भी लिख सकते हैं इस तरीके से हम दोस्तों। लेकिन एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। अब पूर्णांक क्या होते हैं दोस्तों? पूर्णांक ऐसी संख्याएं होती है जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे संख्या रेखा पर लिखते हैं हम। जैसे कि ये मैंने संख्या रेखा बना ली यहाँ पर इस तरीके से, और इसमें यहाँ पे सेंटर में ले लिया मैंने 0 और इधर लिख दिया 1, इधर लिख दिया 2। ये इधर वाले सब प्लस के हैं और इधर की तरफ में देखते, इधर की तरफ में -1 -2, इधर की तरफ में जो भी चलेगा वो सब माइनस में होंगे। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा, इसमें प्लस वाले भी थे, माइनस वाले भी थे और ज़ीरो भी था। ये सब क्या होते हैं? ये सब पूर्णांक होते हैं नंबर। प्लस वाले नंबर भी, माइनस वाले नंबर भी और ज़ीरो वाले नंबर भी, ज़ीरो भी, है ना। ये सब क्या होते हैं? पूर्णांक। तो इसने इसलिए हमें आगाह किया है कि ये जो क्यू है ना, वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। मतलब किसी नंबर को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3/0। ये इस तरीके से लिखना, मतलब ये परिभाषित नहीं है दोस्तों। परिभाषित नहीं होने का मतलब ये है, ज़ीरो का किसी भी संख्या में भाग नहीं जाता। क्योंकि जब भी हम ज़ीरो का किसी संख्या में भाग देते हैं तो वो हमेशा एरर शो करता है। एरर क्या शो करता है दोस्तों? एरर शो करता है। इसलिए हम ज़ीरो का किसी भी नंबर में भाग नहीं दे सकते। अतः ऐसी संख्याएं जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 1/2, 3/4, कोई भी संख्याएं जो इस तरीके से लिखी जा सकती है, वो क्या होती है दोस्तों? यही होती है परिमेय संख्याएं। मतलब बटे वाली जो संख्याएं होती है वो परिमेय संख्याएं होती है। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलो आगे चलते हैं दोस्तों इसमें। अब आगे जैसे मैंने ये एग्जांपल भी दिए हुए हैं यहाँ आपको, -2/3, 6/7 और 9/-5। ये एनसीईआरटी के एग्जांपल है दोस्तों, और ये जो ऊपर परिभाषा देखी हमने, ये भी एनसीईआरटी की ही परिभाषा है। तो इसी से ही आपके क्वेश्चन बनेगा। तो आगे देखते हैं। आगे इसमें परिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म दिए हुए हैं दोस्तों, इन पर हमें नज़र डालनी है। इनसे ही पूरे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। तो हम देखते हैं सबसे पहले समवृत्त को। समवृत्त का मतलब हुआ शामिल है। शामिल होने का मतलब क्या है? कोई भी नंबर इसमें शामिल है या नहीं, वो बताता है ये। तो देखते हैं दोस्तों। पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समवृत्त है। पूर्ण संख्याएं होती है। अच्छा, पूर्ण संख्याएं क्या होती है दोस्तों, पहले ये समझ लो ताकि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम ना आए। पूर्ण संख्याएं होती है जैसे 0, 1, 2, 3, ऐसे करके अनंत तक चलती है। कहाँ तक चलती है? अनंत तक। दोस्तों, पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से लेकर और 1, 2, 3 ऐसे करके अनंत तक चलने वाली संख्याएं क्या होती है? ये होती है पूर्ण संख्याएं। क्या होती है? पूर्ण संख्याएं। और एक होती है अपने प्राकृत संख्या। कौन सी होती है दोस्तों? प्राकृत संख्या। ये प्राकृत।
ये प्राकृत संख्याएं कैसी होती है? प्राकृत संख्याएं होती है 1 2 3 4, इस तरीके से ये अनंत तक चलती है। ठीक है दोस्तों, मतलब एक से लेकर अनंत तक की संख्याएं क्या होती है? प्राकृत संख्याएं। और जीरो से लेकर अनंत तक चलने वाली पूर्ण संख्याएं हो गई। और एक हमने देख ली, एक होते हैं पूर्णांक दोस्तों। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक भी देख ली। पूर्णांक जैसे मैंने पहले बताया था आपको दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको, एक संख्या रेखा बनाई। इस संख्या रेखा पर सेंटर में आ गया जीरो, और इधर आ गया वन टू, ये सब प्लस वाले हैं, है ना। और इधर आ गया -1, और इधर आ गया -2। इस तरीके से इधर माइनस वाले नंबर चल गए सभी इधर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं पूर्णांक। ये क्या होते हैं दोस्तों? पूर्णांक। इन्हें पूर्णांक कहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आपको आई होप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्याएं योग और गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं, लेकिन व्यवकलन और भाग में समृद्ध नहीं है। दोस्तों, इन लाइनों से क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो इन्हें हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने ये लाइनें आपको बताई हुई है यहाँ पे अच्छे से। दूसरा वाला है, ये दूसरा वाला, पूर्णांक योग व्यवकलन और गुणन में समृद्ध है, लेकिन भाग में समृद्ध नहीं है। ठीक है। परिमेय संख्याएं योग व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत समृद्ध हैं, परंतु भाग में समृद्ध नहीं हैं। यहाँ दूसरा नियम आ जाता है हमारे पास में, क्रम विनिमयता का नियम। क्रम विनिमयता का मतलब क्या होता है? क्रम बदलना, सीधा सीधा क्रम बदलना। अब क्रम बदलना कैसे? जैसे a+b है, इसे हम बदलकर b+a भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी। और यहाँ पर a×b है, तो हम इसे b×a भी लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। कोई आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। जैसे कि मैं बता देता हूँ, जैसे a+b और b+a वाला, ये वाला बता देता हूँ एक बार पहले तो। इधर 1+2 बराबर 2+1, मतलब 1+2 बराबर 2+1। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे अगर, तो 3 आएगा। इधर भी जोड़ेंगे तो भी 3 आएगा। तो यही होता है क्रम विनिमयता का नियम। अब ऐसे ही गुणा में भी ले लेते हैं दोस्तों। गुणा में कैसे होता है? ये वाला भी देख लेते हैं। 3×2, 2×3। ठीक है, तो 3×2 करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 6। उसी प्रकार से 2×3 करेंगे तो भी क्या आएगा? 6। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि गुणा में और जोड़ में ये जो है क्रम विनिमयता का नियम चलता है आराम से, है ना। पूर्ण संख्याओं, ये पहला वाला पॉइंट बता रहा हूँ दोस्तों मैं, इनको हटा देते हैं यहाँ से। पहला वाला पॉइंट देखो, पूर्ण संख्याओं का योग और गुणन क्रम विनिमय है, लेकिन व्यवकलन और भाग क्रम विनिमय नहीं है। आगे देखते हैं, पूर्णांकों पूर्णांकों का योग और गुणन क्रम विनिमय है, लेकिन व्यवकलन और भाग क्रम विनिमय नहीं है। परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन क्रम विनिमय है, लेकिन भाग और व्यवकलन क्रम विनिमय नहीं है। साहचर्य का नियम क्या कहता है दोस्तों? ये कहता है कि परिमेय संख्याओं, ये साहचर्य का नियम, परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन संक्रियाएं साहचर्य है। योग और गुणन संक्रियाएं साहचर्य है। कैसे? ये देखो, साहचर्य में होता क्या है? जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है a×b×c। अब यहाँ पर a×b पर कोष्टक लगा हुआ है। अब यहीं इधर इक्वल के बाद में देखेंगे तो a×b×c, क्रम तो वही है, लेकिन कोष्टक बदल गया। कोष्टक ए से हटके बी और सी पर लग गया। यही चीज प्लस वाले के साथ भी, इसमें प्लस वाले के साथ भी होती है। a+b, इस पर जो कोष्टक था
वो बी प्लस सी पर चला गया, है ना। तो ये क्या होता है, ये होता है साहचर्य का नियम। दोस्तों कहीं पर भी आपको बस ये पहचानने वाला क्वेश्चन मिलेगा इससे, और कोई बड़ी बात नहीं मिलेगी। तो पहचानने के लिए साहचर्य में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है जो मैंने बताई है दोस्तों, ये चीज़। ओके, आगे देखते हैं परिमेय संख्याओं के लिए। ये वाला पॉइंट, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य योज्य तत्समक है। अच्छा, इसमें योज्य तत्समक का मतलब समझ देते हैं। योज्य तत्समक, इसमें योज्य जो शब्द है इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है दोस्तों, जोड़ना। और तत्समक, तत्समक का अगर हम इस शब्द को खोल के देखें, इसका मतलब देखें, तो तत्समक का मतलब होता है तत्सम अंक, मतलब जैसा का तैसा अंक, जैसा का तैसा अंक। कहने का मतलब समझो बात को, ये यहाँ पर मैंने ले लिया 1, मतलब एक। इस एक में अगर मैं शून्य को जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा दोस्तों, एक ही मिलेगा, सीधी सी बात है। ऐसे ही हम दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं। इस 4 में अगर हम जीरो को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 4 ही मिलेगा। ठीक है, तो यही योज्य तत्समक का मतलब होता है कि जीरो जो होता है ये परिमेय संख्या के लिए योज्य तत्समक है। ठीक है, उसी प्रकार से ये वाला पॉइंट देखते हैं। परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या एक, परिमेय संख्या एक गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक तत्समक है। इस गुणात्मक तत्समक को समझते हैं। गुणात्मक को देखते हैं पहले दोस्तों। गुणात्मक का मतलब होता है जहाँ पर गुणा हो रहा हो। क्या हो रहा हो दोस्तों, गुणा हो रहा हो। अच्छा, गुणा हो रहा हो, तत्समक, तत्समक का मैंने समझा ही दिया, जैसा का तैसा अंक। ठीक है, तो अगर हम एक को एक से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको एक मिलेगा। ऐसे ही अगर 5 को हमने एक से गुणा कर दिया तो भी 5 ही मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार से -3/2 बराबर, सॉरी, -3/2 इंटू एक करेंगे तो भी क्या मिलेगा हमें, -3/2। तो यहाँ पर ये जो एक है ये क्या है, गुणात्मक तत्समक, मतलब इससे गुणा करने वाले को, एक से गुणा करने वाले कोई किसी भी नंबर, कोई भी नंबर है गुणात्मक तत्समक, किसी भी परिमेय संख्या का जो नंबर है जो एक है वो गुणात्मक तत्समक है। अच्छा, एक चीज़ और गहराई से बता देता हूँ दोस्तों, ये जो दोनों लाइनें यहाँ पर लिखी हुई है इनसे एज इट इज रिक्त स्थान में क्वेश्चन आते हैं आपके, मतलब रिक्त स्थान में, या फिर आपके पूछ लिए जाएंगे ये अवसद वाले क्वेश्चन में। तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। परिमेय संख्याओं की वितरकता, अच्छा यहाँ वितरकता का भी एक नियम आता है दोस्तों। परिमेय संख्याओं ए बी सी के लिए, ठीक है, ए जो है ये बी प्लस सी जो अंदर कोष्टक में है दोस्तों, यहाँ पर कोष्टक के अंदर बी प्लस सी है और इधर ए है। यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इस जगह पर, इस जगह पर कोई साइन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, मतलब जैसे ए मल्टीप्लाई, डॉट लगा देते हैं बताने के लिए, बी प्लस सी, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, समझे बात को। तो अब इसको वितरित कैसे करेंगे, मतलब इसको इस ए को अंदर वालों के साथ कैसे पहुंचाएंगे, तो उसके लिए सीधा सा तरीका है, ए बी प्लस प्लस जैसा का जैसा आएगा, और ए को पहले बी से मल्टीप्लाई किया तब जाके ये ए बी आया। फिर प्लस का निशान यहाँ पर लगा हुआ है, इस निशान को लगा देंगे। उसके बाद ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखो ए बी माइनस सी, अब बी माइनस सी है तो यहाँ पर भी दोस्तों कुछ नहीं है तो पॉइंट है, पॉइंट का मतलब ए गुणा बी माइनस सी। यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं हम,
ए को बी से गुणा करेंगे पहले तो ए बी बनेगा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस आ जाएगा, फिर ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास में ये वितरकता होती है ना। और वितरकता पे आधारित भी आप पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको भी ध्यान रखना दोस्तों। आगे की तरफ देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है। दो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइनें लिखी हुई है दोस्तों यहाँ पर, है ना। दी हुई दो, ये वाली लाइन है ना, दी हुई दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। उदाहरण के लिए जैसे कि मैंने एक तो लिख दिया 3/5, एक लिख दिया 4/6। तो इस नंबर से इस नंबर के बीच में अपरिमित, अपरिमित का मतलब हुआ बहुत सारी, जिनको हम गिन नहीं सकते, अनगिनत परिमेय संख्याएं उपस्थित होगी। समझे बात को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर आपके लिए। दूसरा क्या है दोस्तों, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करने में माध्य की आवश्यक सॉरी अवधारणा सहायक है। माध्य मतलब जैसे कि 4 और 6 कोई संख्या है, ऐसे मान लो परिमेय संख्या, है ना। वैसे ये परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या इस तरीके से 1/2 और 2/3 इस प्रकार से है। अब इनका माध्य, माध्य मतलब औसत निकाल लेंगे। अब हम आ गए हमारे मेन चैप्टर पर। ये प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 पर आ गए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म गुण का नाम लिखिए। सिर्फ नाम लिखना है दोस्तों, इन्हें सॉल्व नहीं करना। नाम ही पूछा जाएगा, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है तो वहाँ पर भी आपसे नाम ही पूछा जाएगा। तो पूरे अच्छे से देखेंगे यहाँ पर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, -4/5 -4/5 इंटू 1 बराबर 1 इंटू -4/5 बराबर -4/5। ये जो है ये पूरा, इस पूरे में क्या दिख रहा है आपको दोस्तों, इस पूरे में दिख रहा होगा कि यहाँ पर -4/5 का गुणा किससे हो रहा है, 1 से हो रहा है। इस 1 से हो रहा है, 1 से, और यहाँ भी 1 से हो रहा है, बस 1 को बदल दिया, बाकी तो 1 से ही -4/5 का गुणा हो रहा है। ठीक है, और मिल क्या रहा है हमें, मिल रहा है -4/5 ही। ठीक है, तो कुल मिला के बात कहाँ आई, वो जो हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी, कौन सी वाली, इसे ध्यान से देखना, ये वाली लाइन आई है यहाँ पर। इस लाइन से क्वेश्चन आया है हमारे पास में। परिमेय संख्याओं के लिए, परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या 1, ये 1 गुणात्मक तत्समक है। क्या है दोस्त, गुणात्मक तत्समक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें कौन सा वाला नियम मिला, यहाँ पर हमें मिला 1 गुणात्मक तत्समक है। कौन सा मिला दोस्तों, 1 गुणात्मक तत्समक है। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। -13/17 इंटू -2/7 -2/7 इंटू -13/17, इसमें कौन सा लग रहा है, क्रम विनिमय था। कैसे लग रहा है दोस्तों, अपन ने ऊपर पढ़ा था, क्या पढ़ा था, देखो, जैसे इसको मैं, इस वाले को मान लूँ मैं, इस वाले को मान लूँ मैं अगर ए, ठीक है, इसको मान लूँ मैं बी, ठीक है, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। तो यहाँ पर देखो, ये बी इधर आया नहीं आया, और ये ए इधर आया नहीं आया,
तो ये क्रम बदल गया इनका, ए बी की जगह आ गया और बी कहाँ चला गया, ए की जगह चला गया। तो यहाँ पर क्रम विनिमयता, क्रम बदल रहा है दोस्तों, इसी वजह से यहाँ पर क्या लग रहा है, क्रम विनिमयता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ नीचे वाले में देखिए, नीचे वाले में -19/29 और यहाँ मल्टीप्लाई मतलब गुणा का चिन्ह लग रहा है और लिख रहा है 29/-19 बराबर आ रहा है 1। अरे, गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर कौन सा नियम लागू हो रहा है दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम का। मतलब किसी संख्या को उसके उल्टे से गुणा करने पर हमें 1 मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों, 1। मतलब किसी संख्या को उसके उल्टे से गुणा कर रहे हैं यहाँ पर। क्या बात कर दी यार, चलो मैं करके बताता हूँ इधर आपको। जैसे 2/3 ले लिया मैंने, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम बताना देखें। इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 3/2 और इससे हमें क्या मिलेगा, 1। नहीं समझ में आया, एक और उदाहरण से देखते हैं। -3/4, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 4/-3। ये कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा इससे, इसकी जगह 1 आ जाएगा, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1, इसकी जगह भी 1। ठीक है, ध्यान से देखना, दोबारा काट के बताता हूँ दोस्तों। 4/-3, ठीक है, इसको काटा इससे, दोनों की जगह क्या आया, 1 1। इसको इससे काटा तो भी क्या आया, 1 1। ठीक है, अब इस 1 का गुणा इस 1 के साथ होएगा तो क्या आएगा, 1। इस 1 का गुणा इस 1 के साथ होएगा तो क्या आएगा दोस्तों, 1। अब 1 का भाग 1 में देंगे अगर हम, तो मिलेगा क्या हमें, 1। इस तरीके से पूरा 1 आ जाता है हमारे पास में। तो ये क्या होता है दोस्तों, यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अगर हमें किसी संख्या का मान 1 लेके आना है तो उसके उल्टे से उसे गुणा कर दो। समझ में आया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है देखें। इस दूसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए कौन से गुण की सहायता से आप 1/3 इंटू 6/4/3 को 1/3 इंटू 6/4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा दिखाया हुआ था आपको, इस तरीके से दिखाया था मैंने आपको। इसमें हो क्या रहा है, ये कोष्टक जो है अपनी जगह बदल रहा है दोस्तों। अगर हम फिर से समझने के लिए देख लें, ये चीज़ क्या हुई, ए। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो दोस्त। अगर इसे हम ए कर लेते हैं, इसे हम बी कह लेते हैं, ठीक है, ये बी, और इसे हम सी कह लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, ये भी ए बी और सी है ना। इस कोष्टक को देखो, यहाँ पर तो इन दोनों को कवर किया हुआ है इसने, मगर हम जब इधर देखते हैं इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोष्टक इसको छोड़ देता है, इधर ये छोड़ रखा है ना, ये आ गया 1/3 और 6 के ऊपर। तो यहाँ हो क्या रहा है दोस्तों, इसे देखकर समझ में आता है कि यहाँ पर साहचर्य लग रहा है। क्या लग रहा है दोस्तों, साहचर्य लग रहा है। हम इसका अभिकलन, इसलिए यहाँ लिखा है आंसर, और ये सर्वमान्य आंसर है दोस्तों। हम इसका अभिकलन साहचर्य, साहचर्य यानी कि साहचर्यता गुणधर्म की सहायता से करेंगे। और ये गुणधर्म होता क्या है दोस्तों, इसे भी एक बार देख लो, इसे भी एक बार देख लो। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस वाले पे भी लगता है, और ए इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी
इंटू सी, ये गुणन वाले पे भी लगता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी ये एक्सरसाइज हो गई पूरी, ये वाला चैप्टर हमारा हुआ पूरा। दोस्तों आपको बहुत से बीच बीच में अंग्रेजी के शब्द बोलने को सुनने को मिले होंगे। दोस्तों ये क्या है, मेरी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाने से आदत पड़ गई ऐसी, इस वजह से मैं इस तरीके से बीच बीच में इंग्लिश के शब्द बोल देता हूँ। तो इसको मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है, अगर इसमें लिखी हुई बातें आपको काम आती है, तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों आगे भी इसी तरह से मैथमेटिक्स को हल करने के लिए और सरल बनाकर समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।